डी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज। पाठ का नाम है युगों का दौर। इसमें अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मौर्य वंश और मौर्यों के बाद में शक, कुषाण, हूण, शुंग आदि वंशों ने भारत में राज्य स्थापित किए। अभी जो अंत में हम पिछली कक्षा में समाप्त किए थे वो था हर्ष की मृत्यु हुई। देखिए, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। ये लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों में, मतलब अरब कंट्रीज़ में, अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था, अर्थात इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था। आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले, अर्थात अनेक नए नए राज्य बने। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। बारीक दस्तकारी अर्थात ऐसे विभिन्न कार्य जो हाथों से किए जाते हैं, उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव ये जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। सिंधु नदी की तरफ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए आक्रमणकारी भारत में आते थे और उत्तरी भारत में इसी वजह से ज़्यादा हमले हुए। दक्षिणी भारत में उसका सीधा प्रभाव नहीं रहा। आगे देखते हैं। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। हम पढ़ रहे हैं युगों का दौर। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर भी रहे। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200, 300 वर्ष तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे, मतलब स्थानीय, बाहर से आए हुए नहीं थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी संस्कृति परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जैसा कि हम इसी पाठ में पहले पढ़ चुके हैं, कुषाण बाहर से आए हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को यहाँ के अनुसार बना लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता था। अर्थात जब भी राजाओं की जीवनचर्या में बदलाव आते थे तो जनता की जीवनचर्या में कोई ज़्यादा बदलाव आता नहीं था। उनके कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर, कोई बाधा नहीं आती थी। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। ये धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की, अर्थात अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में बहुत अधिक शांति और व्यवस्था कायम थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत में आकर के ये सब किया होगा। अलबत्ता ये सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। जब अंग्रेज लोग आए उस समय देश कहाँ था? अवनति। अवनति मतलब होता है डाउनफॉल, गिरना, अर्थात देश में विकास नीचे की तरफ जा रहा था। आगे देखिएगा। राजनीति और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज्य यहाँ कायम हो सका। अर्थात अंग्रेजों का भारत में शासन स्थापित होने का कारण यही था कि उस समय में जब अंग्रेज लोग भारत आए, भारतीय व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, हल्की हो चुकी थी। प्रगति बनाम सुरक्षा। आगे देखते हैं। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था, अर्थात पश्चिमी सभ्यताओं से ज़्यादा अच्छी भारतीय सभ्यता रही। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों का आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। अर्थात हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी और संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, उसने हमारी सभ्यता और संस्कृति को, सामाजिक ढांचे को बनाए रखने में बहुत सहायता की। ये व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत ही कम रह जाती है। अर्थात किसी इंडिविजुअल को ऊपर बढ़ाने के बजाय संयुक्त परिवार, पूरे के पूरे समाज आगे बढ़ते हैं। ये दिलचस्प बात है कि यहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था।
ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों का आत्मसात करने में सहायता की। अर्थात भारत के समाज में लचीलापन था और उसी लचीलेपन की वजह से विदेशी लोग यहाँ पर आ पाए। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ ही नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति की बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे, अर्थात सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हिला पाते थे। राज्य सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती और रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारियों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। अर्थात कहने को ही कह सकते हैं कि राजा निरंकुश था, राजा पर किसी का कोई अंकुश या रुकावट या बाधा नहीं थी, लेकिन असल में राजा विभिन्न रीति रिवाजों और धर्म के बंधनों से बंधा हुआ था और इसीलिए वो समुदाय में, गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा अधिकार नहीं दिखा पाता था, वो ज़्यादा दखल उनके कामों में नहीं दे पाता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, अर्थात अपना लिया, स्वीकार कर लिया, अपने अंदर मिला लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया भी है। जहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान भी पहुँचाया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग भारत में बाहर से आए, विदेशों से आए, वो यदि भारत में घुल मिल गए तो उन्होंने भारत को बहुत सारी चीज़ें दी और भारत से बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन जो लोग भारत में घुल नहीं पाए वो अंत में नष्ट हो गए। भारत का प्राचीन रंगमंच, इसको देखते हैं। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है। ऋग्वेद की ऋचाएं और संवाद मतलब ऋग्वेद में लिखी गई बातें, वहाँ लिखे गए मंत्र आदि, जिनमें एक हद तक नाटकीयता है, अर्थात वहाँ लिखे गए सभी जो मंत्र आदि हैं वो नाटकीय रूप में लिखे गए हैं। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर अनेक नाटकों के बारे में लिखा गया है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व या 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख भी किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्यशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। नाट्यशास्त्र एक रचना है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो, अर्थात उस समय में देश में नाटकों का सार्वजनिक रूप से किया जाना और लोगों के द्वारा देखा जाना बिल्कुल आम बात थी। यह अब ये माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के कई ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया जाता है। हवाला देना मतलब उल्लेख करना, उनका उदाहरण देना, उनके बारे में जिक्र करना कि हाँ पहले भी ऐसे नाटक लिखे जाते हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। एक नाटककार व्यक्ति हैं जिनका नाम है भास। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। अश्वघोष एक व्यक्ति का नाम है। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र है। ताड़पत्र, ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके पत्तों पर लिखा गया, और वो जो मिला है वो पांडुलिपि के अंश है। पांडुलिपि सबसे प्रारंभिक लिपि जो हाथ से लिखी गई होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। और ये जो अश्वघोष के लिखे हुए नाटक मिले हुए वो कहाँ मिले हैं? गोबी मरुस्थल में की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, वहाँ पर तुर्फान नामक स्थान पर मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ, अर्थात अश्वघोष बौद्ध धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति था। उसने बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध की जीवनी भी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में जब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। अर्थात यूरोप में रहने वाले लोगों ने
पश्चिमी लोगों ने, ब्रिटिशर्स आदि ने भारतीय नाटकों के बारे में कब जाना? जब विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक शकुंतला का अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। गेटे भी एक व्यक्ति का नाम है। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। उज्जैन माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। आवेग मतलब तीव्र भावनाएं। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से, प्रेमिका से अलग कर दिया गया है। वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए वो कहता है और इसीलिए उसका नाम मेघदूत रख दिया गया है। कालिदास से संबंधित काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम। शूद्रक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है और नाटक का नाम है मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। अर्थात ये नाटक हमें दिखाता है कि उस समय में लोगों की मानसिकता कैसी रही होगी। आगे बढ़ते हैं। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया था। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही बहुभूति हुआ। बहुभूति भी एक व्यक्ति का नाम है जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। अर्थात सबसे ऊपर तो कालिदास है और उसके बाद में बहुभूति। संस्कृत नाटकों की ये धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा, अर्थात उसमें गिरावट आने लगी, कमी आने लगी। उससे पहले के संस्कृत नाटक बहुत अच्छे थे। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक ही अधिक प्राकृत यानी कि संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य या अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत भाषा, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था, अर्थात कवियों ने यह ध्यान रखा था कि साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय भाषा दोनों को मेलजोल करके चलाना चाहिए। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। अभिजात दर्शक मतलब उच्च कुलों के दर्शक। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। अर्थात नाटकों की जानकारी सबको रहती थी, तो इसलिए नाटक में क्या तत्व है उसकी बजाय उसकी प्रस्तुति किस ढंग से की जाए इस पर सबका ध्यान रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। जो भी नाटक होते थे वो किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भाषा में होते थे, इसलिए वो नाटक उसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित रहते थे। इस प्रकार हर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाटक हुआ करते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।